गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। हमारा हिस्ट्री में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारा ज्योग्राफी में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज हम सिविक्स में चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषा। बच्चों, अर्थ जो है लोकतंत्र का वो इस प्रकार है कि लोकतंत्र को बच्चों जनतंत्र और प्रजातंत्र इत्यादि के नामों से जाना जाता है और वास्तव में जो लोकतंत्र है वो डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका निर्माण दो ग्रीक शब्दों डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर हुआ है। और बच्चों, डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेशिया का अर्थ है शासन अथवा शक्ति। इस प्रकार डेमोक्रेसी या जो लोकतंत्र है उससे आशय है जनता के शासन, अर्थात जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था के संचालन से है। और बच्चों, ये जो शासन की सर्वोच्च शक्ति या सत्ता है ना, वो जनता के हाथों में होती है ना, और जनता शासन में जो सक्रिय भागीदारी अदा करती है। और बच्चों, लोकतंत्र में जनता को सरकार का निर्माण करने के अधिकार के साथ साथ शासन की जन विरोधी नीतियों और कानून का संवैधानिक ढंग से विरोध करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। या दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं बच्चों कि लोकतंत्र प्रभुत्व शक्ति ना होकर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्तियों को जनहित में प्रयोग करने की व्यवस्था का नाम है। और बच्चों, अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी है लोकतंत्र की, उनके अनुसार क्या है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का और जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। एक सरल परिभाषा में हम आपको बताते हैं बच्चों कि जो लोकतंत्र है वो शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार। बच्चों, जो राजनीति शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत बच्चों जनता शासन संबंधी जो गतिविधियां हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है। नीति निर्माण, क्रियान्वयन, अनुपयोगी तथा अतार्किक नीतियों में संशोधन, नियुक्ति, पद मुक्ति आदि कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है बच्चों केवल छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होता है। स्टूडेंट्स, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों, कुछ भारतीय महाजनपदों तथा गणराज्यों जैसे कि वंजीसंग, मालव और शूद्रक में प्रचलित था। और जनसंख्या के कम होने के कारण बच्चों प्रत्यक्ष मतदान, एक स्थान पर एकत्रित होना, ये सब संभव थे। हालांकि वर्तमान में अधिक जनसंख्या और राज्यों का बड़ा आकार तथा शासन के जटिल स्वरूप के कारण ये केवल कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के कुछ प्रांतों में ही प्रचलित है। अब बच्चों दूसरा, अप्रत्यक्ष अथवा प्रातिनिधिक लोकतंत्र। बच्चों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जहां जनता सार्वभौमिक मताधिकार, नियमित चुनाव आदि के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्धारित अवधि के लिए चुनती है और उन प्रतिनिधियों द्वारा शासन संबंधी कार्यों को क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को विधायिका के समक्ष रखते हैं और उनको हल करने के लिए बहुमत से कानून निर्माण करते हैं। वर्तमान समय में बच्चों विश्व के लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है,
जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोकतंत्र की विशेषताएं। हमने सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि जो लोकतंत्र है वो शासन का एक रूप है और जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे बच्चों अनेक सवाल उठते हैं। सबसे पहला कि परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहें जाने के लिए उसमें कौन कौन से अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक है, लोकतंत्र में वे किस तरीके के फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। दूसरा है किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, है ना, और लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए कौन सी शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। तीसरा है बच्चों शासकों का चुनाव कौन लोग कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, या क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत में भाग लेना चाहिए, जरूरी है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित रख सकती है। तो बच्चों सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक अपनी मर्जी से लोकतंत्र में सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों कुछ उदाहरण के साथ हम इन सब पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। सबसे पहले प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और अपने आप को मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया और सन 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर 5 साल के लिए अपना कार्यकाल भी बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया बच्चों, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने की क्या की गई, गड़बड़ियां की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंतर्गत पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य क्या होते हैं, सेना के अधिकारी हैं। और इस कानून के पास होने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने गए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता असेंबलियों के लिए चुनाव की सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने से बहुत से ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ केवल एक कारण पर ही जो है चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है बच्चों। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे और अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल जो मुशर्रफ थे उनके हाथ में ही था, जो कि जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा बच्चों तानाशाही और राजशाही वाली बहुत सी शासन व्यवस्थाओं में ऐसा होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, परंतु असली सत्ता उन्हीं लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। और पिछले अध्याय में हमने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा। और बच्चों ऐसे जो मामले होते हैं उसमें असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में। इसे लोगों का शासन नहीं कह सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब है बच्चों दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कवांगुओ रेमनिन दाइवियाओ दाउई मतलब कि राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, और चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से बच्चों वहाँ चुनाव होते हैं, और यहाँ की जो संसद है उसको देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। पूरे चीन में करीब 3000 सदस्य चुनकर आते हैं पूरे चीन से, और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। सन 2002 और 3 में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। वहाँ पर सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। बच्चों सन 1930 में आज़ाद होने के समय से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इस देश में कभी भी सैनिक शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नामक पार्टी को ही जीत मिलती रही। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे परंतु कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी, और जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टियों की बैठक में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के यहाँ तक कि बच्चों जो अध्यापक थे, अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट मांगते थे। मीडिया भी जो विपक्षी दल थे उनकी आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार अचानक अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर बच्चों दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था, बहुत से लोग अपना वोट नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर बहुत पैसे खर्च करती थी। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता बच्चों, चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार सकें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। मतलब किसी के प्रति भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, पूरा निष्पक्ष भाव से जो चुनाव है वो होना चाहिए, है ना। अब बच्चों, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल लोकतंत्र के लिए होने वाली संघर्ष सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है बच्चों, और किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के निम्न उदाहरण हैं। सबसे पहला देखो, सन 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा बच्चों, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि जो रूसी अल्पसंख्यक थे वो उन्हें समाज के लोगों को अल्पसंख्यक जो समाज था उनके लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है। फिजी थर्ड है बच्चों, फिजी का चुनाव प्रणाली में वहाँ के जो मूल वासी हैं के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, और इस प्रकार लोकतंत्र की जो तीसरी विशेषता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को, हर एक नागरिक को बच्चों, क्योंकि लोकतंत्र है ना, जनता का शासन, उसमें हर एक नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अब है बच्चों कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे सन 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्त था, और उसके पश्चात जो है देश में जानू PF दल का राज है, और जिसमें देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की गई।
इस पार्टी के जो नेता थे रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे और चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानो पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, परंतु वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे और आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में क्या की, वृद्धि की और उनकी जवाबदेही को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब बच्चों, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी मानते थे वो, और एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित किए जाते थे। देखिए, और अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था। और सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की चिंता नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे। और क्या होता था बच्चों, वहाँ पे अदालतों में जजों पर भी क्या डाला जाता था, दबाव डाला जाता था, प्रेशर बनाया जाता था। और इसलिए सन 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। इस प्रकार जो शासक थे, शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं और चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है बच्चों कि जो देश की सरकार है वो देश के लोगों के कुछ बुनियादी अधिकारों का सम्मान करे, उनको सोचने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की और विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों को बच्चों, लोगों की समानता होनी चाहिए, मतलब कि सब लोग समान होने चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कानून की नज़र में भी। और इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन देश के सभी लोग करते हैं। स्टूडेंट्स, एक लोकतांत्रिक सरकार केवल इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है ना बच्चों। भले ही चुनाव जीता है तो चुनाव जिताने वाली भी तो जनता ही है, तो वो लोकतांत्रिक सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना पड़ता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना पड़ता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद ही लेना पड़ता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं, है ना। ये सभी न केवल जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम लोकतंत्र ही क्यों से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मंडे 25 मई से आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सभी अपना एसएसटी का सिलेबस नोट कर लीजिए। एसएसटी में मैंने आपको हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ाया है, वो पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से उसमें। और ज्योग्राफी में भी चैप्टर 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, उसको भी आपको पूरा पढ़ना है। और सिविक्स में बच्चों मैंने चैप्टर 1 में आपको लोकतंत्र की विशेषताओं तक पढ़ाया है। आपको लोकतंत्र की विशेषताओं तक ही अच्छी तरह पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से सभी अपना प्रिपरेशन करेंगे यूनिट टेस्ट का। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।